हेलो वेदांतियंस, कैसे हो मेरे बच्चे तुम लोग। मुझे उम्मीद है तुम लोग अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और अगर फिजिक्स के एग्जाम के लिए तुम जरा सा भी नर्वस हो तो नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक ही बार में तुम अच्छे से रिवाइज कर सको, इसीलिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक का एकदम निचोड़ मैं 2 वीडियोस में लेकर आया हूं। ये उस वीडियो सीरीज का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के लेक्चर चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ऑलरेडी 1 से लेकर 8 तक यानी फर्स्ट बुक हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। आई बटन पर मैं उस चैप्टर की क्या नाम है, वन शॉट का लिंक दे दूंगा। अब वहां से जाकर उसे सारा रिवाइज कर सकते हो। अगर अभी तक नहीं करा है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। एक्टिव रिकॉलिंग करते हुए आप उसे अच्छे से रिवाइज करके रखना। और फटाफट बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स का, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी हैं उनका रिवीजन। तो मेरा नाम है प्रभात और फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सारी एक्टिव रिकॉलिंग करते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिवाइज करते हुए चलेंगे अपन, बिना और कोई टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला रे ऑप्टिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिक फंडामेंटल हम लोगों को पता है कि रिफ्लेक्शन दरअसल में कब बताया जाता है कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन। तो कभी भी अगर लाइट उसी सेम मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम से वो आ रही है किसी भी सरफेस से टकराने के बाद, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट रे यहां से इस एयर वाले मीडियम से आई, इस सरफेस से टकराई और वापस इसी मीडियम में अगर आ गई, तो यहां पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात जो टेक्निकल आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट रिमेन सेम। हम लोगों ने इतना तो समझ लिया है ईएम वेव टॉपिक के अंदर कि जो लाइट होती है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वेलोसिटी होगी। तो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो इस रिफ्लेक्टेड रे और इस इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ये तीनों सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं होते हैं। अब अगली चीज आ जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन के ऊपर क्या क्या लॉज काम करते हैं ये याद रखना। हो सकता है 1 मार्क में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ आता है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे सरफेस को किसी ना किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी और वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी और इसी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसे बोलेंगे नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, याद रखना अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तुम्हें तो। और दूसरा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल जो हम नापते हैं इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल से जो हम एंगल रिफ्लेक्टेड रे का नापते हैं इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बच्चे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कई बार सरफेस से मेजर करने लग जाते हैं जल्दबाजी में। आप सरफेस से अगर एंगल मेजर करोगे तो इन एंगल को दरअसल में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड नहीं माना जाएगा। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल के लिए ये एंगल स्ट्रिक्टली नॉर्मल से ही मेजर होने चाहिए। अगर कभी भी एक सरफेस हमें दे रखी है, उसके परपेंडिकुलर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा है और कोई इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के ऊपर इस सरफेस पे उस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है जहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है, तो ये एंगल जो सरफेस के साथ इंसिडेंट रे बना रही है इसे दरअसल में हम ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है। और अगर कभी भी ग्लांसिंग एंगल तुम्हें थीटा दिया हुआ है तो इंसिडेंट एंगल हमेशा 90 माइनस थीटा होगा। यह बात आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। तो ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें दरअसल में रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को स्फेरिकल मिरर्स के लिए पढ़ना है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जब कभी भी हमारे पास अगर एक इस तरह की कॉनकेव सरफेस है या कॉन्वेक्स सरफेस है, उसके एक साइड पर अगर हम पॉलिश कर दें तो ये एक मिरर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट सरफेसेस हैं जिनके एक साइड पर पॉलिश हमने करी है, कर्व्ड सरफेस है। अगर कर्व्ड सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी हुई है तो इसे कॉनकेव बोलते हैं, क्योंकि केव यानी गुफा जैसा शेप आ रहा है यहां पर और उसका जस्ट अपोजिट अगर बाहर की तरफ एक बंप निकला हुआ है, एक उभार निकला हुआ है, तो हम इसे कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। ये मिरर कॉनकेव मिरर है और ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। सबसे पहली चीज इन मिरर्स के लिए जो हमें समझनी है वो है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर।
तो फोकल लेंथ बेसिकली में होती क्या है? जो भी हमारे इन मिरर का फोकस है और इन मिरर का जो भी पोल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है और स्मॉल f से डिनोट करा जाता है। अब ये फोकस कहां होगा, कैसे डिसाइड करोगे? तो बेसिकली में चाहे हमारे पास कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ऐसी लाइट रेस जो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, वो इन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती है या मीट करते हुए अपीयर होती हैं, उन्हें बोलते हैं फोकस। और जो हमारे मिरर का मिड पॉइंट होगा, इसे बोलेंगे पोल। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। अब ये जो हमारा एक तो पता नहीं मैं अब बार बार क्यों बोलता हूं यार, ये एक्चुअल में अब ना ये फिलर वर्ड है, मुझे कायदे से यहां पर पॉज लेना चाहिए और मैं अपने आप अब बोलने लग जाता हूं। चलो फिलहाल आगे बात करें। अगर फोकल लेंथ हमें अगर बात करनी है, तो फोकल लेंथ दरअसल में ये जो हमारे पास कर्व सरफेस आप देख रहे हो, ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस देख रहे हो, ये दरअसल में एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। और इस इमेजिनरी सर्किल या स्फीयर की कोई ना कोई रेडियस होगी, तो उस रेडियस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, सॉरी मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, वही कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। और यहां पर से एक और रिलेशन निकल आएगा कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस का डबल होता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, ये रिलेशन ट्रू होता है फॉर स्फेरिकल मिरर्स ओनली। ये लेंसेस के लिए काम नहीं करेगा। मैंने अक्सर बच्चों को ये गड़बड़ करते हुए देखा है कि वो लेंस के फोकस के डबल को रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखने लग जाते हैं। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ मिरर्स के ऊपर काम करेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है। अगर कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम निकाल रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा ये नेगेटिव आएगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है। और अगर प्लेन मिरर हमारे पास है, तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये प्रॉब्लम्स तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ये आइडिया याद रखने की जरूरत है, ये साइन कन्वेंशन याद रखने की जरूरत है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो आएगी स्फेरिकल मिरर्स के लिए फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। नोटिस करना यहां पर प्लस लगा हुआ है। ये u और v हमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चूज करने होते हैं। अभी हम इनका साइन कन्वेंशन भी देखते हैं। उससे पहले u और v को एक बार डिफाइन कर लेता हूं। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर भी रखा है, तो मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच के डिस्टेंस को u बोला जाता है। लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी ना किसी जगह पर मीट करेंगी, वहां पर इमेज बनेगी। पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस को हम v डिनोट करते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को f से डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ से डिनोट करेंगे। तो इन तीनों डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि इन सारी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट हम लोग मिरर के फोकस से करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोटिस आपको करनी है, कई बार जब इस तरह से रिफ्लेक्शन करके इमेज बनेगी, तो इस इमेज का जो साइज होता है, ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है। यहां पर इमेज का साइज कितना बड़ा या कितना छोटा बना है, इसे हम लोग ज्योमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे बोला जाता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द मिरर। तो ये जो m आप देख रहे हो, ये m हमें मैग्निफिकेशन बताएगा। ये m हमें ये बता सकता है कि ऑब्जेक्ट इमेज से बड़ा है या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है और कितना बड़ी है। और इसका वैल्यू जो आता है वो आएगा -v/u। v है ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की पोल से डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस माइनस, अगर अच्छा यहां पर भी u और v विद साइन आपको रखने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब होता है जो इमेज है इरेक्ट बनी है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है इमेज जो है वो क्या नाम है, इन्वर्टेड बनी है। अगर हम लोग फॉर्मूले में से v हटाकर f और u लाना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले को इन दोनों को सॉल्व करने पर जो रिलेशन आएगा वो आएगा f/f - u। और अगर v लाना चाहते हो तो फॉर्मूला आएगा f - v/f। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। एक चौथा फॉर्मूला बोनस में मैं आपको और दे देता हूं कि यहां पर जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी एक फॉर्मूला काम करेगा।
तो माइनस साइन के साथ यहां पर भी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहां पर ये सारी वैल्यूज दरअसल में आपको रखनी होती है साइन कन्वेंशन के साथ। अब यहां पर हम लोग बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअल में देख लेते हैं साइन कन्वेंशन क्या आने वाला है। तो साइन कन्वेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साइन कन्वेंशन कभी भी हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंदर अगर लेंगे तो इंसिडेंट रे यानी ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है पोल से उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और पोल से अपोजिट यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट चलने वाले को नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। पोल को आप मानो ये हमारा ओरिजिन है और सारी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करो। तो राइट की तरफ अगर जाओगे पोल के तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव आएंगी, लेफ्ट की तरफ अगर आओगे तो सारी नेगेटिव आएंगी। यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट आओगे तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आप अगर पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करोगे तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगी। अब अगर ये तो बात हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करने की, अगर आपको हाइट मेजर करनी है तो वो फिक्स है। अगर आप इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ले रहे हो तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ ले रहे हो तो नेगेटिव। बिल्कुल वैसे ही जैसे ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो यहां पर ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक के ऊपर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अगर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात यहां पर लिखी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे ऐसे ही हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है मेरे बच्चे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये पूछे भी जाएंगे, आप इनको बता सकते हो बड़े आराम से। पहला लॉ दरअसल में रिफ्लेक्शन के लॉ की तरह ही काफी कुछ सेम है। पहला लॉ ये बोलता है, पहला लॉ यहां पर रिफ्रैक्शन का ये बोलेगा जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, यहां पर लाइट रे दूसरे मीडियम में चली जाएगी तो इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो टू द इंटरफेस है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। अगला जो रिलेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर जो दूसरा लॉ है जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं वो ये बोलता है इंसिडेंट एंगल का अगर आप साइन लो और रिफ्रैक्टेड रे का अगर आप साइन लो तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो इस मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। ये n2 1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब ये क्या चीज होती है n2 1? तो n2 1 बेसिकली में अगर आप ऐसे, अच्छा n को ना म्यू भी लिख सकते हो, कई बार म्यू लिख कर आएगा कई बार n लिख कर आएगा, तो घबराना मत, दोनों का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो n2 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 म्यू 2, इसका भी मतलब होता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 और इसका मतलब होता है कि आपको सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करना है फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ का ये फॉर्मूला आता है, आप चाहो तो आपने जो ज्यादा कॉमन फॉर्म दे रखा होगा उसमें μ1 और μ2 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ये ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है ये दोनों सिंबल्स किस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं। अब आगे अगर हम लोग चले तो रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन के आते हैं। तो रिफ्रैक्शन का सबसे पहला एप्लीकेशन आता है अपैरेंट डेप्थ को कैलकुलेट करने में। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर जैसे अगर हमारे घरों में जो पानी भरने वाली बाल्टी होती है अगर उसके अंदर हम एक सिक्का डाल दें तो कई बार हमें ऐसा लगता है सिक्का कम गहराई में है और जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं हाथ डालकर तो हमें रियलाइज होता है कि हमें और ज्यादा गहराई तक जाने की जरूरत है। तो बेसिकली में रिफ्रैक्शन की वजह से सिक्का आपको ऊपर दिखाई देता है जबकि वो एक्चुअल में होता ज्यादा डेप्थ में है। तो इस कह सकते हो मिराज को या इस क्या नाम है हमारे साथ जो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है इसे हम लोग बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ, कि हमें उस सिक्के की डेप्थ एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अपीयर हो रही है, हमारा दिमाग को ऐसे लग रहा है वो चीज वहां पर है बट होती एक्चुअल में और ज्यादा डेप्थ पर है। तो अपैरेंट डेप्थ निकालने में भी हमें रिफ्रैक्शन हेल्प करेगा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आएगा। जैसे मानो ऑब्जेक्ट हमारा पूरा h हाइट नीचे है या h2 हाइट नीचे है लेकिन देखने पर वो h1 हाइट पर हमें दिखाई देगा इस फ्री सरफेस से। नोटिस करना ये सारी डिस्टेंस हम जो मेजर कर रहे हैं, ये जितनी भी डेप्थ हम मेजर कर रहे हैं ये इस फ्री सरफेस से मेजर कर रहे हैं। इस फ्री सरफेस के ऊपर अलग मीडियम है जहां पर हमारा ऑब्जर्वर है और इस सरफेस के नीचे एक पर्टिकुलर h2 डेप्थ पर जिसे हम रियल डेप्थ बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
ऑब्जेक्ट हमारी आंखों को अपीयर ओ डैश पर होगा रिफ्रैक्शन की वजह से। अब अगर इन दोनों डेप्थ के बीच में रिलेशन निकाला जाए या अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा मेरे बच्चे कि जो अपैरेंट डेप्थ है वो बराबर होगी, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, अपैरेंट डेप्थ बराबर होगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब यहां पर सेकंड मीडियम कौन है? सेकंड मीडियम है वो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है। फर्स्ट मीडियम वो है जहां पर ऑब्जर्वर रखा हुआ है। रियल डेप्थ क्या है? कितनी डेप्थ तक इस फ्री सरफेस से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अपैरेंट डेप्थ जहां पर आपको अपीयर हो रहा होगा, ये वो रिलेशन है। बाकी रिफ्रैक्शन का एक और एप्लीकेशन है कि कई बार सन दरअसल में सेट होने के बावजूद भी आपको होराइजन के ऊपर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लो आप अर्थ पर खड़े हो और अर्थ के अगल बगल उसका एटमॉस्फेयर है। सन अगर होराइजन के नीचे चला जाएगा तो कायदे से वो आपको दिखना बंद हो जाना चाहिए, लेकिन सन से आने वाली लाइट रे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों तक आ जाती हैं। और जब इस तरह से टेढ़ी लाइट रेज आपकी आंखों पर आती है तो आपके दिमाग को लगता है कि ये लाइट रे एक ऐसी चीज से आ रही है जो बिल्कुल सामने की तरफ है। हमारा ब्रेन कभी ऐसा सोच ही नहीं पाता कि लाइट रे बेंड भी हो सकती हैं, तो उसे ऐसा अपीयर होता है, उसे ऐसा आभास होता है कि लाइट रे सामने से आ रही हैं, तो इस सन की इमेज उसे सामने की तरफ दिखती है। तो सन होराइजन के नीचे चले जाने के बावजूद भी आपको थोड़ी देर बाद सेट होते हुए दिखाई देता है। तो ये भी दरअसल में एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये एप्लीकेशन है। N21 याद रखना मेरे बच्चे, क्या है यहां पर? N21 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस मीडियम में रखा है, ठीक है, ओ सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। जब आप यहां डिनोमिनेटर में रखोगे तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बहुत काम का फॉर्मूला है। अब रिफ्रैक्शन तो हमने समझना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर रिफ्रैक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक रोल प्ले करता है, विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम यहां पर एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के नीचे एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, और ऊपर हमारे पास एक रेयर मीडियम है, यानी ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर मान लो डेंसर मीडियम में हमारे पास लाइट का कोई सोर्स रखा है, यानी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग केस हमें देखने को मिलेंगे। लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और वो इस सरफेस के, यानी ये जो फ्री सरफेस है, इसके नॉर्मल के एकदम अलोंग आ रही है। भाई यहां पर इस पॉइंट पर अगर इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसा एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आपको याद रखना होता है। लाइट रे कभी भी अगर नॉर्मल के अलोंग जाती है तो वो बिना डेविएट हुए बिल्कुल सीधे चली जाती है। तो यहां पर लाइट रे बिना रिफ्रैक्ट हुए बिल्कुल सीधे निकल जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में। पर अगर लाइट रे नॉर्मल पर एक सर्टेन एंगल पर स्ट्राइक करती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती है। तो लाइट रे इस तरह से सीधे जा रही थी, एक एंगल पर गई नॉर्मल से, तो रिफ्रैक्ट होकर एयर में इस तरह से चली गई। और लाइट रे जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट रे हमेशा नॉर्मल से अवे चली जाती है। लाइट रे को जाना यहां से चाहिए था पर ये और ज्यादा अवे होकर जा रही है। अब जैसे जैसे हम ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने इंसिडेंट एंगल यहां बढ़ाया तो लाइट रे और ज्यादा नॉर्मल से अवे चली गई। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इंसिडेंट एंगल इतना ज्यादा हो जाएगा कि लाइट रे इस सरफेस को घिसते हुए जाएगी या ग्रेस करते हुए जाएगी। तो इस लाइट रे को, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, इसे बोलते हैं ग्रेजिंग लाइट रे। और ग्रेजिंग लाइट रे के लिए जो भी एंगल आता है, इंसिडेंट एंगल, इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे क्रिटिकल एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब अगर हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया तो ये जो ग्रेज करने वाली लाइट रे थी, अब ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखो यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहां पर भी हो रहा था, यहां पर भी हो रहा था, यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, लाइट रे पूरा इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो जब कभी भी लाइट रे किसी दूसरे मीडियम में जाने की बजाय उसी मीडियम में बाउंड्री से टकराकर वापस आ जाए और दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट ना हो पाए, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस लाइट रे को बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड रे। और कोई भी लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब करती है अगर उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है? लाइट रे अगर कभी भी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे हमेशा उस सरफेस को ग्रेस करते हुए जाएगी जो सरफेस दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्रिटिकल एंगल को मेजर करना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के ऊपर किसी भी एंगल पर टीआईआर होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। और इसी टीआईआर की वजह से बहुत हाई स्पीड इंटरनेट बने हैं, जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख भी पा रहे हो। अब ये क्रिटिकल एंगल कभी भी अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम क्रिटिकल एंगल का साइन निकालें तो इसकी वैल्यू आएगी 1/n12। n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी आप ऐसे लिख सकते हो n12 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ये आप रख देना, आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा होता है दरअसल में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन उतना ही मुश्किल होता है। तो यहां पर ये बात मेंशन है, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा दरअसल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डेंसर मीडियम का तो ये डिनोमिनेटर वाला n ज्यादा हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा, लाइट उतनी जल्दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर देगी। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो इसका क्रिटिकल एंगल है 48.5, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, बहुत ज्यादा है। तो जैसे ये बढ़ा, ये इंक्रीज हुआ तो क्रिटिकल एंगल डिक्रीज हो गया, और क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा लाइट उतना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। और क्योंकि डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, इसलिए डायमंड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो गहने होते हैं, जैसे उन पर लाइट पड़ती है तो वो उसी के अंदर अंदर बार बार रिफ्लेक्ट होने लगती है उसकी सरफेस पे। इस तरह से डायमंड्स को कट करा जाता है कि वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहे, और इन्हीं रिफ्लेक्शन की वजह से वो डायमंड बहुत ज्यादा शाइन करते हुए में दिखाई देता है, और इसी वजह से डायमंड इतना ज्यादा शाइनी अपीयर होता है। तो डायमंड की खुद की अपनी कोई शाइन नहीं है भाई, गोल्ड एक मेटल है, मेटल शाइन करते हैं लाइट पड़ने पर, और ऐसे ही यहां पर डायमंड भी शाइन कर रहा है अपने अंदर लाइट को टीआईआर करवाकर। ये सब अच्छी अच्छी बातें याद रखना। बाकी टीआईआर के और कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, तो जो हम लोगों को कभी कभी बहुत गर्मियों में, अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी से ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार रोड पे पानी पड़ा हुआ है, बट आप वहां पास में जाते हो तो आपको लगता है वहां तो कुछ भी नहीं है, तो उसे बोलते हैं मिराज। ये कई बार आपको डेजर्ट में भी देखने को मिलता है। तो मिराज टीआईआर के फिनोमेना पे काम करता है, डायमंड के स्पार्कलिंग टीआईआर के फिनोमेना पे काम करती है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन भी टीआईआर के फिनोमेना पर ही काम करता है। हम लोगों ने यहां पर ये तो समझ लिया कि ये टीआईआर कैसे होता है। टीआईआर के बारे में एक दो बातें और मैं आपको बता दूं। टीआईआर हमेशा तभी होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी और इस तरह की फ्लैट सरफेस हमें देखने को मिलेगी। अब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं स्फेरिकल सरफेस पे। अभी तक रिफ्रैक्शन हम लोग फ्लैट सरफेस पे देख रहे थे, अब हमारी सरफेस इस तरह से कर्व हो जाएगी। तो कभी भी अगर रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस पे हुआ है तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रखा है, यहां से एक लाइट रे चली, इंसिडेंट रे, और वो रिफ्रैक्ट होने के बाद n2 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहीं पर जाकर इमेज बना रही है। तो इस कर्व सरफेस के सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को बोला जाएगा v और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बोला जाएगा u। ये कर्व सरफेस किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगी या स्फीयर का पार्ट होगी। उस स्फीयर के सेंटर से इस मिड पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम लोग n1, n2, u, v, r और i के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो ये रिलेशनशिप स्फेरिकल सरफेस के लिए कुछ ऐसा आएगा, n2 डिवाइडेड बाय v माइनस n1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है, ये u, ये v और ये r, ये सब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखने हैं। इंसिडेंट रे अगर सामने की तरफ जा रही है, सारी डिस्टेंस आपको इस पॉइंट से मेजर करनी है, और राइट की तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव लोगे, सारे डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे, इसके अपोजिट साइड डिस्टेंस नेगेटिव लोगे। फॉर्मूले में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, v के न्यूमरेटर में हमेशा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का लेना जहां पर इमेज बन रही है। इमेज अगर n2 के अंदर बन रही है तो v के ऊपर न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 का आएगा।
यू के न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का आएगा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, तो यू के ऊपर n1 आ जाएगा। आर के ऊपर हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप डिफरेंस लोगे। सारी यू वी आर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता, तो ये सारी वैल्यू तो अपने साइन के अकॉर्डिंग ही रखी जाएंगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इस मिड पॉइंट तक की जो कर्व सरफेस का मिड पॉइंट है इस तक के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन बोलेंगे। अब इनमें से कोई भी तीन चीजें, अगर दो चीजें आपको पता है तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। हालांकि यहां पे टोटल 5 चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं, आर यू वी N1 N2, तो कोई भी 4 चीजें पता है तो 5वीं चीज आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे अपनी कहानी को अगर बढ़ाएं तो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से हम अब देख रहे हैं, तो हम लोग अब लेंसेस के ऊपर काम करने लग जाते हैं। अभी तक यहां पर बस एक ही कर्व सरफेस थी, अगर दूसरी कर्व सरफेस भी आ जाएगी तो ये लेंस बन जाएगा। हमारे पास दो टाइप के लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इन दोनों लेंसेस के लिए हम लोग दरअसल में फॉर्मूला एस्टैब्लिश करेंगे यू वी और फोकल लेंथ के बीच में। तो फॉर्मूला जो हमारे लिए लेंस फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नोटिस करना लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर होता है, लेकिन मिरर के लिए यहां पर प्लस आएगा मेरे बच्चे। तो ये चीज मिस मत करना, कई बार बच्चे फॉर्मूले में भी यहां पर ये गड़बड़ कर देते हैं, आप मत करना। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी मैग्निफिकेशन अगर निकालना है तो साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पर माइनस का साइन नहीं आता, h डैश अपॉन h आएगा, v अपॉन u, सारे फॉर्मूले रखोगे तो f अपॉन f प्लस यू या f माइनस v अपॉन f करके आ जाएगा। सारी चीजें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखनी है यहां पर आपको। ये मैग्निफिकेशन आपको दे देगा, ये बता देगा साइज ऑफ इमेज कितना ज्यादा बड़ा या छोटा हुआ है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। मुझे उम्मीद है यहां तक ये सारी बातें आप लोगों को पकड़ में आ गई हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात मेंशन है, ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस के लिए वैलिड होता है, लेकिन यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन हमें लेना होता है विच इज कॉल्ड पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हम लाइट रेज ऐसी अज्यूम करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास आई है, बहुत ज्यादा दूर से आने वाली लाइट रेज को हम कंसिडर यहां पर नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन। बाकी यहीं पर ये जो लेंसेस हैं इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये जो लेंस है इसका खुद का कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और ये किसी ना किसी ऐसे मीडियम में रखा होगा जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। नॉर्मली ये जो लेंसेस होते हैं एयर में रखे होते हैं और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा लिया जाता है 1। तो लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर r1 r2 दरअसल में इस लेंस के दो जो कर्व सरफेस हैं इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मान लो अगर आप लेंस को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके सामने पड़ने वाली जो पहला कर्व सरफेस है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को r1 बोलोगे और इसके अगले वाले जो कर्वेचर का रेडियस होगा उसे हम r2 बोलेंगे। क्योंकि दो अलग अलग कर्व हैं तो इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। अगर ऐसा बोल दिया कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है या इक्वी कॉनकेव लेंस है तो इसका मतलब होता है दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, अदरवाइज अलग अलग आएंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग निकालने हैं। देखो ये जो सेकंड कर्वेचर है इसका सर्किल लेफ्ट की तरफ कंप्लीट हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ पड़ेगा और लेफ्ट की तरफ इस सेंटर से मेजर करने वाली डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे के इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो इधर सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी, इधर सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी। अक्सर बच्चे R1 R2 दोनों का इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव के लिए वैल्यू तो न्यूमेरिकल जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये तो बराबर ले लेते हैं, लेकिन साइन चेंज करना भूल जाते हैं और यहीं पर वो अपने न्यूमेरिकल को गलत कर बैठते हैं, उसमें सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो कोशिश करना ये सारी चीज तुम अवॉइड कर पाओ। अब यही सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कहानी यहां पर ये बन जाएगी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर अब छोटी छोटी बातें अगर आपको बताई गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वन फेस ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड, अगर मान लो इस लेंस का एक फेस हम क्या कर दें, सिल्वर कर दें, तो ये फेस मिरर की तरह काम करने लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो इफेक्टिव फोकल लेंथ बनेगी इस पूरे सेटअप की, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर FE है तो उसका फॉर्मूला आएगा 1/FE इज इक्वल टू 2/FL यानी जो लेंस का फोकल लेंथ है प्लस 1/FM यानी जो मिरर की फोकल लेंथ है। यहां पर अगर हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्वेक्स साइड है
और दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन है, ऐसे, ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में अगर प्लेन सरफेस हमने सिल्वर कर दी तो इफेक्टिव जो फोकस है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और प्लेनो कॉन्वेक्स में अगर हमने ये प्लेनो कॉनकेव के लिए होगा तो फॉर्मूला r/2 म्यू हो जाएगा। म्यू क्या है? उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ये रखा हुआ है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये एयर में ही रखा हुआ है। फिर अगर हमें निकालना है पावर ऑफ थिन लेंस, तो पावर ऑफ थिन लेंस का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात होती है, फोकल लेंथ को यहां पर हमेशा आपको मीटर में लेकर चलना होगा। तो पावर का जो यूनिट आएगा वो आएगा डायोप्टर या फिर मीटर इनवर्स। पावर की वैल्यू पॉजिटिव आती है कन्वर्जिंग लेंसेज के लिए और नेगेटिव आती है डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस इज अनदर नेम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस इज अनदर नेम फॉर आपका कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट, अगर हम कई सारे थिन लेंसेज को आपस में कांटेक्ट में रख दें, जैसे मानो यहां पर एक कॉनकेव लेंस है, यहां पर दूसरा कॉनकेव लेंस है, यहां पर तीसरा कॉनकेव लेंस है, इन सबको अगर हम कांटेक्ट में रख दें तो हम यहां पर इनके फोकस के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कई सारे लेंस अगर कांटेक्ट में आ जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रख दो, अगर आप इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो इन सबकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो जो इफेक्टिव पावर बनेगी वो बनेगी पहली लेंस की पावर प्लस दूसरी लेंस की पावर प्लस तीसरी लेंस की पावर। आपने जितने भी लेंस लगाएंगे सबको ऐड कर देना। और क्योंकि पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल पावर की जगह अगर यहां रख दिया तो P1 की जगह 1/f1 आ जाएगा, P2 की जगह 1/f2, P3 की जगह 1/f3। तो इन सारी अलग अलग लेंसेज की फोकल लेंथ का इफेक्टिव फोकल लेंथ के साथ रिलेशन आ जाएगा। और इफेक्टिव फोकल लेंथ से मेरा मतलब यह है कि इन सारे लेंस को हटाकर आप एक लेंस लगाओ, लेकिन वो बिहेव बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे ये तीनों करते किसी भी लाइट की तरफ। तो ये उस लेंस का इफेक्टिव फोकल लेंथ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप लोग याद रखोगे, बड़े काम की है। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे ये प्रिज्म है, अब प्रिज्म में आपने लाइट रे एक फेस से अगर इंसिडेंट कराई तो ये उस फेस के नॉर्मल से रिफ्रैक्ट होगी, प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करेगी और दूसरे सरफेस पे पहुंचेगी, और दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो बाहर निकल जाएगी। लाइट रे जो हमने इंसिडेंट कराई थी, ये पहली सरफेस के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और वो लाइट रे जो प्रिज्म से बाहर निकल जाती है वो प्रिज्म के दूसरी सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसके ऊपर वाले एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे बिल्कुल सीधा ट्रैवल करती, बट प्रिज्म की वजह से लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमेजिनरी जो हमारी इंसिडेंट रे आगे जाने वाली थी उसके साथ जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी हमारी लाइट रे प्रिज्म की वजह से कितना डेविएट हो गई, उसे जाना यहां से चाहिए था पर वो जा यहां से रही है, तो इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन का इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन यहां पर दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। बहुत काम का रिलेशन है, आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। और यहां पर एक बात नोटिस करना, डेल्टा रिमेन सेम इफ आई एंड ई आर इंटरचेंज। इसका मतलब क्या है, लाइट रे अभी हमने लेफ्ट वाले फेस से हिट करी थी, अगर मान लो हम राइट वाले फेस से हिट करें पर इमर्जेंट एंगल पर ही अगर हिट करें, तो यहां पर अब ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये इमर्जेंट एंगल हो जाएगा, तो डेल्टा तब भी सेम ही रहेगा। यानी जैसे यहां पर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री था और यहां पर इमर्जेंट एंगल 60 डिग्री था, अब की बार लाइट अगर 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो इमर्जेंट एंगल 30 डिग्री पर ही आएगा और डेल्टा उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है, यानी हम चाहते हैं ये जो डेविएशन है ये सबसे कम हो जाए, तो सबसे कम डेविएशन तब होगा अगर इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल आपस में बराबर है। यानी ये आई और ई आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो। और जब कभी भी ऐसा होगा तो ये जो लाइट रे बीच में ट्रैवल कर रही है प्रिज्म के अंदर, ये हमेशा अपने बेस के पैरेलल हो जाएगी और इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाएगा। अब इंसिडेंट एंगल अगर इमर्जेंट एंगल के बराबर है, ये वैल्यू अगर आप यहां पे रख दोगे और एंगल ऑफ डेविएशन को मिनिमम डेविएशन ले लोगे, तो मिनिमम डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस ए या 2e माइनस ए, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। इस सिचुएशन में अंदर वाले एंगल R1 R2 आपस में बराबर हो जाएंगे और ये जो R1 R2 होंगे इनकी वैल्यू दरअसल में एंगल ऑफ प्रिज्म का जस्ट हाफ हो जाएगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे याद रखना। मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज, अगर हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन का इंसिडेंट एंगल के साथ ग्राफ देखें तो ग्राफ इस तरह का पैराबोला आता है, और जिस इंसिडेंट एंगल पर हमें सबसे कम वैल्यू मिल रही है, भाई ये पैराबोला यहां पर मिनिमाइज हो रहा है या इस जगह पर इसकी वैल्यू सबसे कम आ रही है, तो यहां पर हमें मिलेगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे आप डीएम भी बोल रहे हो। और डीएम तभी मिलता है जब आई और ई आपस में बराबर है। तो ये आप ग्राफ याद रखना। इस ग्राफ को देखकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यहां पर सारे डेटा पॉइंट आपको गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा मिनिमम डेविएशन कितना है, तो मिनिमम डेविएशन पर वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो कैसे करेंगे। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डीएम अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। डीएम हम लोगों ने देख ही लिया कि डीएम का फॉर्मूला आप ये लगा सकते हो 2i माइनस ए, और अगर बहुत ही स्मॉल एंगल के प्रिज्म है तो उसके लिए जो मिनिमम डेविएशन है वो दरअसल में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 मल्टीप्लाई बाई एंगल ऑफ प्रिज्म है। और ये सारी वैल्यू तो हम मैथमेटिकली मतलब प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करा जा सकता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से हम मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से डीएम निकाल लोगे। और अगर बहुत स्मॉल एंगल का प्रिज्म है, हमारे पास थिन प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म बहुत ज्यादा लाइट को डेविएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास सबसे पहले तो आता है कि डिफरेंट हमारी आंखों में कौन से डिफेक्ट होते हैं और उसे क्योर किस तरह की चीजों से करा जाता है। तो मायोपिया को कॉनकेव लेंस से दूर करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस से दूर करते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म को सिलेंड्रिकल लेंस की हेल्प से दूर करा जाता है। ये इंफॉर्मेशन याद रखना, ये कई बार तुमसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। फिर हमारे पास आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप दरअसल में एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो एक तरह के कन्वर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करता है, जिसकी पावर बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से छोटे ऑब्जेक्ट साइज में बड़े दिखने लगते हैं। यहां पर अगर हमारा फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आता है 1 प्लस डी अपॉन एफ, जहां पर डी है नियर मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि नियर पॉइंट भी बोला जाता है, और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। एफ है इस मैग्नीफाइंग ग्लास का या मैग्नीफाइंग लेंस का फोकल लेंथ। पर यह फॉर्मूला तब काम करेगा अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, आपको बहुत क्लियर दिख रही है। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा डी अपॉन एफ। अब यहां पर जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको मेंशन करके दिया जाएगा कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है या फिर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है, और आप बड़ा आराम से इसको ढूंढ पाओगे। अच्छा, 1 मिनट का मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रेक दे रहा हूँ। आपको ब्रेक नहीं दे रहा, एक्चुअली मैं खुद ब्रेक ले रहा हूँ। आपको तो एक चीज सोचनी है, मतलब दरअसल में हम लोगों ने काफी सारी चीजें अभी तक रिवाइज कर ली। एक बार जरा रिकॉल करो, तुम बस सिर्फ इस वीडियो में बताई हुई बातें बस सुनते जा रहे हो या दिमाग में वो स्टोर भी कर पा रहे हो। जब मैंने केमिस्ट्री के पेपर का लाइव डिस्कशन करा था, बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन डाउट आ रहा था, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आया था, मैं कुछ ऐसा ऐसा लिख आया हूं जो शायद टॉपिक से रिलेवेंट नहीं था, तो क्या मुझे इस चीज के मार्क्स मिलेंगे। और मैं अब आपको ब्लंटली बोलना पड़ेगा, मेरे को बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई क्यों मिलेंगे? सवाल अगर तुमसे कुछ पूछा गया है और जवाब तुम कुछ और दे आओगे तो मार्क्स किस बात के मिलेंगे भाई। इसीलिए यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मेरे भाई, आप ये जो सारी थ्योरी पढ़ते चले जा रहे हो ना, ये आपको हेल्प करेगी कि अगर मान लो खुदा ना खास्ता कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई न्यूमेरिकल तो वहां पर नहीं बना पा रहे हो, जो कि अच्छे लेवल पे पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर तुम उस टॉपिक की रिलेवेंट चीजें भी वहां पर लिख आओगे तो प्रोबेबिलिटी है कि 3 में से 1 मार्क, 1.5 मार्क आपको मिल जाए। और बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, ऐसे आधे आधे नंबर से नंबर अच्छे बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर यह पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप उनका नाम लिखकर आएंगे, ना कि कुछ और आलतू फालतू चीज लिखाएंगे, मतलब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह। तो ये बात याद रखना, रिलेवेंट चीज अगर लिख के आओगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है और आपको पल्ले नहीं पड़ रहा कि यार मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है लेकिन बाकी चीजें याद नहीं आ रही, तो आप फॉर्मूला भी लिखाओगे, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आया है रे ऑप्टिक्स का,
तुम कुछ लिखकर आ जा रहे हो दरअसल में कि मेरा चैन भी ले जा, मेरा सुख भी ले जा, जीना तो मेरा हराम कर ही दिया है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिलेवेंट फॉर्मूला लिखा है तो बस सारा काम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। इसीलिए यहां पर 1 मिनट का ब्रेक लेके जरा सारे फॉर्मूले रे ऑप्टिक्स के आपने अभी तक जो पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं रिकॉल कर लो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे। हम लोगों ने इसके बाद जो स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, साइन कन्वेंशन क्या था। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के जो लॉस पढ़े थे वो क्या थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। ऐसे सारी चीजें आप रिकॉल करो। ये सारी चीजें आपको अपने अंदर बैठा, मतलब अपने दिमाग में बैठा लेनी। 2 दिन बस इतना काम कर लो। देखो पूरे, देखो अगर तुम्हें अभी ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है ना, तो एक बात तो बड़ा कड़वा सच है कि तुमने सच में पूरे साल झक मराई है, तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। जिन बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से कर ली होगी ना, वो उनके पास खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बने होंगे और बड़े आराम से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। आपको तो यहां पर डर लग रहा है और उस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो कि यार कोई ना कोई वीडियो ऐसा मुझको पता चल जाए, मिल जाए, तो इसको देख कर ना सब कुछ समझ में आने लगे, दिमाग की एकदम नसें खुल जाए और मैं फिजिक्स पूरा अच्छे से कर पाऊं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, जो तुम चीजें पढ़ते जा रहे हो वो इस 2 दिन के अंदर अपने दिमाग में अच्छे से बैठालते हुए चलो। जितना अच्छे से बैठालते हुए चलोगे, डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जाम वाले दिन रेलेवेंट चीजें लिखोगे और वही चीजें आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अब अपनी कहानी को अगर बढ़ाएं तो नेक्स्ट चीज जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये दरअसल में बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अगर इसमें फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है। इसमें दरअसल में 2 लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है और एक होता है आई पीस जो आई के पास होता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, जिसका एक्चुअल में फॉर्मूला बनेगा VO डिवाइडेड बाय UO 1 प्लस D अपॉन FE। डी वही है नियर पॉइंट या फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। FE हो जाएगा आई पीस की फोकल लेंथ, VO और UO हो जाएगा दरअसल में इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस और UO हो जाएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा VO अपॉन UO D अपॉन FE। नेक्स्ट है टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप क्या होते हैं आपको पता है, ये दरअसल में जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं, मून हो गया, अलग अलग टाइप के स्टार्स हो गए, उनको देखने के काम आता है। और इसमें अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है FO अपॉन FE। यहाँ पर भी O है ऑब्जेक्टिव लेंस और E है आईपीस का आईपीस। तो FO का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और FE का मतलब है आईपीस की फोकल लेंथ। और यहाँ पर जो हमारे टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ होती है उसका फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, वो आएगा FO प्लस FE। और अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनी है तो फॉर्मूला चलेगा FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। और जो लेंथ ऑफ ट्यूब आएगा वो आएगा FO प्लस D FE अपॉन D प्लस FE। और जाहिर सी बात है ये कई बार आपसे पूछा जाएगा क्योंकि तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बच्चे कई बार इसे मेमोराइज नहीं करते। तो यहां पर पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें 2 4 5 ही चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है YDSE, इसका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो जितने फॉर्मुले मैं आपको बताऊं अगर याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा, बहुत ही सिंपल आते हैं न्यूमेरिकल। दूसरा हो सकता है डिफ्रैक्शन आ जाए, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आपने इसके फॉर्मुले याद रख लिए तो आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल बना ले जाओगे। अब कुछ भी अगर नहीं पढ़ के जा रहे हो तो ये समस्या वाली बात है, फिर तो आपको कुछ भी याद ही नहीं आएगा भाई। अब अगर हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में अगर बात करें तो हमें हाइगन्स प्रिंसिपल समझना होता है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स ये बताती है कि जो लाइट रे होती है वो वेव की तरह ट्रैवल करती है। तो हाइगन्स वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि ये वेव की तरह कैसे ट्रैवल करता है। आइडिया बड़ा सिंपल होता है, जैसे आपने नोटिस करा होगा अगर एक तालाब है या एक झील है, उसमें अगर आप पत्थर गिराओ तो पानी के रिपल्स बनते हैं, वाटर के रिपल्स बनते हैं और ये रिपल्स वेव के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट होते रहते हैं। तो इन वेव्स को बोला जाता है वेव फ्रंट्स। तो हाइगन्स ने भी कुछ ऐसा सोचा था कि अगर लाइट का कोई सोर्स आप कहीं पर भी जलाओगे तो वो वेव के फ्रंट्स बनाएगा और यही वेव फ्रंट्स लाइट के फॉर्म में आगे ट्रैवल करते हुए जाएंगे। तो उन्होंने पूरी थ्योरी बताई थी कि कैसे कैसे होगा। तो हाइगन ने एक ज्योमेट्रिकल मेथड हमें बताया था ये बताने के लिए कि जो लाइट वेव होती है वो एक मीडियम में कैसे ट्रैवल करती हैं। और उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज करा था वेव फ्रंट का। और वेव फ्रंट क्या है, अगर इसकी आप एनालॉजी समझना चाहते हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर के जो रिपल्स प्रोपोगेट होते हैं उन्हें आप वेव फ्रंट्स मान सकते हो, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। तो वेव फ्रंट क्या होता है, अगर टेक्निकल डेफिनेशन दी जाए तो ये ऐसी सरफेस होती है जिसमें कांस्टेंट फेज होता है हर पार्टिकल के वाइब्रेट करने का। द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जैसे मान लो ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर जो तुम लाइन ड्रॉ करोगे ये वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हमें बताएगा।
भाई आपको पता है कि वाटर के रिपल्स ऊपर नीचे क्या नाम है क्रिएट होते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आगे की तरफ होती है, तो वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रही होती है। नेक्स्ट कह रहा है ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव एज न्यू वेव। हर पॉइंट जो प्राइमरी वेव पर होगा ये नई वेव जनरेट करेगा, नई वेव फ्रंट जनरेट करेगा, जिससे आगे वाली वेव्स प्रोपोगेट होते हुए चलती चली जाएंगी और ये वेव आगे की तरफ ट्रैवल करेगी। आगे कह रहा है इफ वी ड्रॉ द एनवेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेव्स वेवलेट्स देन इट विल गिव द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब अगर आप इनका एक कॉमन सेक्शन ड्रॉ करोगे तो आपको यहां पर सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। मतलब दूसरा वेव फ्रंट ये है, पहला वेव फ्रंट ये है। द शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेव सोर्स। अगर पॉइंट सोर्स है तो इसकी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी, अगर लाइन सोर्स है तो इसकी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगी। अब वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, आप बस ये डायग्राम बना देना, ये इंसिडेंट रे वेव फ्रंट है, ठीक है। तो यहां पर ये इंसिडेंट एंगल बना आई, ये ए बी लेंथ आपने लिया, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर नीचे गई, बी से सी तक की डिस्टेंस v1t हमने ली, और ए से ई तक की डिस्टेंस हमने v2t ली। ये दो ट्रायंगल बने हैं, इन दो ट्रायंगल में ये abc है, ये aec है। इस abc ट्रायंगल में साइन आई अगर हमें निकालना है तो ज्योमेट्री की हेल्प से, अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये भी आई आ जाएगा। साइन आई की वैल्यू आएगी bc अपॉन ac, bc है ये डिस्टेंस और ac है ये डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही इस ट्रायंगल में ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल अगर r है तो ये एंगल भी r आ जाएगा। यहां पर साइन r निकालेंगे अगर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ae और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ac। दोनों में ac कॉमन है, दोनों का अगर हम डिवाइड कर दे साइन आई अपॉन साइन r तो ये bc अपॉन ae आ जाएगा। bc को लिख सकते हैं v1t, यानी लाइट की इस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो v1 है और लाइट को b से c तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो t है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो v1t हो जाएगी। ऐसे ही लाइट की दूसरे मीडियम में जो वेलोसिटी है वो v2 है और जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस v2t हो जाएगा, t से t कैंसिल, v1 अपॉन v2 आ जाएगा। और लाइट की दो अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इनवर्स के बराबर होता है। तो v1 अपॉन v2 की जगह म्यू2 अपॉन म्यू1 आ गया, म्यू1 का i में क्रॉस मल्टीप्लाई करा म्यू1 साइन i आ गया, म्यू2 का साइन r में मल्टीप्लाई करा म्यू2 साइन r आ गया। तो ये दरअसल में अभी हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ है, और अगर स्नेल्स लॉ हमने वेव फ्रंट के डायग्राम से प्रूफ कर दिया है तो इसका मतलब है वेव फ्रंट यानी हाइगन्स के प्रिंसिपल ने हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करके दे दिया है। तो अगर कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आए या ऐसा डेरिवेशन आए कि आप ड्राइव करो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को या स्नेल्स लॉ को हाइगन्स के प्रिंसिपल से, तो बस आपको ये डायग्राम बनाना है और ये डेरिवेशन कर देना है, 3 स्टेप का, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आप रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर सकते हो। रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम बनाना है आपको कि ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट इधर चली गई, ये लाइट इधर चली गई। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम काम करें ABC और ADC में, तो ये जो BC डिस्टेंस है और AD डिस्टेंस है ये आपस में बराबर होगी VT के बराबर। VT इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है। एंगल ABC एंगल ADC 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। और ये जो AC साइड है ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल दरअसल में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ये इंसिडेंट एंगल I है, ये R है, तो I और R अगर बराबर हो गए तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर देगा। इस तरह से आप बड़े आराम से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर पाओगे बिना हेडेक के। नेक्स्ट आता है, अब यहां पर हम लोग दरअसल में पहुंचने लगे हैं धीरे धीरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमें समझना होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। हम लोगों ने अभी तक ये समझ लिया लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है, और दो वेव अगर मान लो कभी भी किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाएं तो ये आपस में सुपर इंपोज हो जाती है। और अगर मान लो पहले वाले वेव की इक्वेशन y1 के फॉर्म में हमने दी और दूसरे वाले इक्वेशन को y2 के फॉर्म में दिया है, तो p की जो वाइब्रेशंस होंगी वो y1 y2 का वेक्टर सम होगी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लेते हैं पहली वाली वेव का जो इक्वेशन है वो है y1 इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा t और दूसरे वाले का है y2 इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा t प्लस फाई। तो जैसे ही यहां पर p पॉइंट पर ये दोनों वेव जाकर मीट करेंगी तो इस p पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड निकलेगा उसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई, जहां पर फाई इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। अगर हमें ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए जिसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसके लिए जो फेज डिफरेंस है यानी फाई है वो या तो 0 होना चाहिए या 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और जो पाथ डिफरेंस है यानी यहां से यहां तक जाने में वेव को जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ी और यहां से यहां जाने में जो वेव को डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, उनका डिफरेंस
या तो वेव के वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए या उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशंस होती हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और अगर मैक्सिमम हमें एम्पलीट्यूड मिल गया तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर के बराबर आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हमें मिनिमम दरअसल में एम्पलीट्यूड चाहिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो उसके लिए फेज डिफरेंस इन दोनों वेव के बीच में पाई का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। यहां पाई का इवन मल्टीपल है, यहां ऑड मल्टीपल है। और जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। यहां पर लैम्डा का मल्टीपल है, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, यहां लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। यहां पे लैम्डा बाई 2 के मल्टीप्लाई में 1 है, यहां पर 3 है, तो ऑड मल्टीपल लेना है। ये कंडीशन होती है दरअसल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा दोनों एम्पलीट्यूड का डिफरेंस, और मिनिमम इंटेंसिटी आएगी दोनों वेवलेंथ के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर a1 a2 दोनों सेम है, a के बराबर है, तो a की वैल्यू आप यहां पे निकाल सकते हो, 2a cos 5/2 आएगी, और इंटेंसिटी भी दोनों की बराबर हो जाएगी, और I का फॉर्मूला आ जाएगा 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2, जहां पर 5 दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। अब अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें दरअसल में एक लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और इसे एक ऐसे क्या नाम है पोर्शन के सामने रखा जाता है जिसमें दो बहुत छोटी छोटी हम स्लिट काट देते हैं। इसे स्लिट नंबर 1 बोलते हैं, इसे स्लिट नंबर 2, क्योंकि दो स्लिट काटी हैं इसलिए इसको बोलते हैं डबल स्लिट। अब लाइट रे यहां से जब निकलेंगी तो ये दोनों स्लिट दरअसल में खुद वेव सोर्स का काम करने लगेंगी, और लाइटर जब इससे आगे प्रोपोगेट करेगी तो ये इस स्क्रीन पर पहुंचने से पहले आपस में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी। तो यहां पर आपको अलग सा पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर लाइट रे थोड़ी देर तक आपको दिखाई देगी, एक हाइट एक विड्थ तक, उसके बाद गायब हो जाएगी, फिर दिखाई देगी, फिर गायब हो जाएगी, फिर दिखाई देगी, फिर गायब हो जाएगी। तो जहां पर लाइट रे दिख रही है उसे वहां पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला है, जहां पर नहीं दिखेगी वहां डिस्ट्रक्टिव है, फिर जहां मिला वहां कंस्ट्रक्टिव है, जहां नहीं दिखा वहां डिस्ट्रक्टिव है, और इस तरह से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें ऑल्टरनेट मिलते चले जाएंगे। तो हमें ये निकालना है दरअसल में कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर मिल रहा है, और इस पूरे पैटर्न को बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि जब कभी कभी आप एकदम सलमान खान वाली हेयर स्टाइल निकालते हो तो आपके बाल एकदम आगे आ जाते हैं फ्रिंजेस की तरह। तो ऑल्टरनेट वहां पर हमें बालों की लट दिखती है, फिर नहीं दिखती है, फिर दिखती है, फिर नहीं दिखती है, उसे फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। तो ऐसे ही यहां पर आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, लाइट मिलेगी फिर नहीं, फिर मिलेगी फिर नहीं, जहां पर मिलेगी उसे बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, जहां नहीं मिलेगी उसे बोलेंगे डार्क फ्रिंज। तो ऐसे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पैटर्न मिल रहा है। अब हमें इनकी लोकेशंस वगैरह फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात तो लाइट रे अगर S1 S2 इन दोनों स्लिट से किसी P पॉइंट पर स्क्रीन पर मीट कर रही है, तो जिस भी पॉइंट पर मीट करेगी उसका पाथ डिफरेंस उस तक पहुंचने के लिए जो होगा वो S2P माइनस S1P के डिफरेंस के बराबर होगा, और ये हमेशा बराबर आएगा ज्योमेट्रिकली y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के बराबर, जहां पर y स्क्रीन के मिड मतलब इन दोनों स्लिट के मिड पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस है। स्मॉल डी स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, और कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम पाथ डिफरेंस निकाल पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अभी हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर वाई डी अपॉन डी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया, लैम्डा मतलब वो लाइट की वेवलेंथ जिसे हमने यहां पर इस्तेमाल करा है, अगर ऐसा आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव के लिए ये लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, इस ब्राइट फ्रिंज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो वो इस डार्क फ्रिंज के बराबर है। या फिर दो डार्क फ्रिंज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, अगर वो हमें निकालनी है, इसे हम लोग फ्रिंज विड्थ भी बोल सकते हैं, बीटा। तो बीटा क्या आ जाएगा, जो xn प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज है माइनस xn, और इन दोनों को माइनस करोगे तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा उस वेव की वेवलेंथ है जो हम यहाँ पर YDAC में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल डी दरअसल में दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। फ्रिंज पैटर्न यहां पर कैसा होता है, हाइपरबोलिक, कई बार ये पूछा जाता है 1 मार्क में, इसे अच्छे से याद रखना। लेकिन अगर आप लार्ज डिस्टेंस पर चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, तो फ्रिंजेस एकदम आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देने लगेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर इसके बाद YDAC के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है डिफ्रैक्शन। YDAC में हम लोग 2 स्लिट काटते हैं, डिफ्रैक्शन में हम बस एक स्लिट काटते हैं, और इस स्लिट का साइज YDAC के स्लिट के साइज से काफी बड़ा होता है। मतलब काफी का मतलब, कहने का मतलब है वैसे तो ये खुद ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन रिलेटिवली अगर देखा जाए तो अगर ये
लेट्स से 0.5 mm की स्लिट है अगर ये 0.5 mm की स्लिट है तो ये दरअसल में हो सकता है 3 या 4 mm की स्लिट हो। तो मतलब यहां पर स्लिट का साइज काफी ज्यादा बड़ा आ जाता है मेरे बच्चे। तो डिफ्रैक्शन में अगर हम बात करें, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो पार्ट डिफरेंस होगा पी पॉइंट पर, वो एनपी माइनस एनएल के बराबर होगा। ये हो गया एनपी, ये हो गया एनएल, एलपी, इनके डिफरेंस के बराबर होगा। और मैथमेटिकली ये ए साइन थीटा, या फिर थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हो, ए थीटा के बराबर आएगा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए थीटा 0 होगा, तो वहां पर आपको एकदम ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। उस सेंट्रल मैक्सिमा को ही प्रिंसिपल आप मैक्सिमा भी बोल सकते हो। बाकी सेकेंडरी मैक्सिमा कहां मिलेंगे, जब थीटा आपका n+1/2 लैम्डा बाई ए के बराबर होगा, जहां पर ए स्लिट का डायमीटर या स्लिट का पूरा ओपनिंग का साइज है। मिनिमा के लिए जो थीटा आना चाहिए वो n लैम्डा बाई ए आना चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा की विथ अगर निकालनी है तो ये 2 लैम्डा डी अपॉन ए आएगा, और सेकेंडरी फ्रिंजेस की विथ अगर निकालनी है तो लैम्डा डी बाई स्मॉल ए आएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, पैटर्न ये याद रखना है। इंटेंसिटी का पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी, और ये जहां पर आपको एकदम बिल्कुल ये मिल रहा है, ये बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इन जगहों पर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर दरअसल में वेव ऑप्टिक्स खत्म डिफ्रैक्शन के साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इसमें तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। सबसे पहला आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किसने करा था, हर्ट्ज ने डिस्कवर करा था। बाकी इन दोनों साइंटिस्टों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, कई सारे मेटल जैसे कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, इनके ऊपर अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट गिराओ तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने लगते हैं। इसी फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी की हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी पढ़नी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, एक बात समझना। जैसे हमने कोई मेटल लिया, मेटल की सरफेस पर अगर मैंने लाइट गिराई, यानी लाइट का मतलब फोटॉन्स गिराए, तो फोटॉन्स की वजह से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो आइंस्टीन ने एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इस फोटोन की एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम EV नॉट बोल सकते हैं, ये h न्यू माइनस फाइव नॉट के बराबर होगी। जहां पर जो न्यू आप ये V नॉट देख रहे हो, ये h अपॉन ई इंटू वी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब EV नॉट अगर आपको V निकालना है तो h अपॉन ई वी माइनस फाइव नॉट अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। या सिंपल आपने ऐसे याद करा होगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फोटोन की एनर्जी h इंटू न्यू, मान लेते हैं फोटोन का फ्रीक्वेंसी v है, माइनस h न्यू नॉट। न्यू नॉट दरअसल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी के फोटोन की रिक्वायरमेंट है। अगर उससे कम एनर्जी का फोटोन आप यहां पे गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। तो न्यू नॉट यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है मेरे बच्चे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अच्छे से याद रखना। फोटोन के मोमेंटम के बारे में अगर बात करें, हर फोटोन के पास मोमेंटम होता है, उसका फॉर्मूला होता है h अपॉन लैम्डा, जहां पर लैम्डा फोटोन की वेवलेंथ या लाइट की वेवलेंथ है। और फोटॉन्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इन्फ्लुएंस नहीं होते। अब आगे अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आइडियाज को अगर ढंग से पढ़ें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट रे एक मीडियम से एक मेटल के ऊपर गिराई जाती है, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब ये जो लाइट सोर्स है, हम इसकी इंटेंसिटी को अगर बढ़ा दें, यानी इसको ब्राइट या डिम कर दें, इसकी वेवलेंथ ना चेंज करें। अगर इसके अंदर से 400 नैनोमीटर की लाइट रे आ रही है तो 400 नैनोमीटर की ही आए, लेकिन इसकी अगर इंटेंसिटी को घटा बढ़ा दे, तब क्या होगा, तो इंटेंसिटी को घटाने बढ़ाने से दरअसल में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इनके नंबर में इफेक्ट आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले से इमिट हो रहे थे, यानी इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर थी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो दरअसल में जो क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। पर यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ये लाइट सोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के फोटोन एमिट कर रहा है, तो यहां पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन हमें देखने को नहीं मिलेगा, भले ही आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो या घटा दो या कितनी भी बढ़ा दो। हमेशा वही लाइट सोर्स के फोटोन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे जब लाइट सोर्स से आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का ग्राफ याद रखना, और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी से बढ़ता क्या है ये याद रखना, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। दूसरा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, तो अगर हम मान लो बाहर से एक बैटरी लगा दे और बैटरी से इन दोनों प्लेट्स को पोटेंशियल प्रोवाइड करें,
तो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल दोगे तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इसी सरफेस पे रुक जाएंगे और इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम आएगी वो E इंटू वी नॉट के बराबर होगी। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट फॉर विच द फोटो करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस ग्राफ में यहां पर ये ग्राफ जहां पर मीट करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। आपको इसकी वैल्यू यहां पर ग्राफ में नेगेटिव दिखेगी लेकिन आपको बतानी होती है पॉजिटिव। अगर मान लो यहां पर लिखा है -10 वोल्ट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप बोलोगे 10 वोल्ट है मेरे बच्चे। और नोटिस करो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है लेकिन एक मोमेंट के बाद सैचुरेट होने लगता है, इससे ज्यादा करंट हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो हम लाइट रे गिरा रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो दरअसल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के निकलेंगे, लेकिन जो सैचुरेशन करंट होता है यानी जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये ग्राफ जहां पर भी कांस्टेंट हो रहा था वो वहीं पर कांस्टेंट रहेगा, पर अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन हिट कराओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगातार बढ़ता चला जाएगा। कम फ्रीक्वेंसी पे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। तो जितना ज्यादा आप हाई फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एमिट करोगे या स्ट्राइक करोगे मेटल की प्लेट के ऊपर, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ग्राफ अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में बनाओगे तो ज्यादा रेडिएशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट के लिए ये ग्राफ पीछे शिफ्ट होता चला जाएगा। पर एक इंपॉर्टेंट बात, सबके लिए सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। अब सैचुरेशन करंट सेम क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट टाइम निकल सकते हैं एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही निकल पाएंगे, तो उसके बाद वो फिक्स हो जाएगा। तो सैचुरेशन करंट तीनों के लिए सेम ही आएगा। अगर मेटल सेम है, मेटल अगर नहीं बदला तो ये सेम ही रहेगा। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो लीनियरली वेरी करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे के साथ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ग्राफ बनाए तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ग्राफ से कैसे पता चलेगा, ये ग्राफ में जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम एनर्जी जो फोटोन के पास होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकल पाए, जिसका फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी कहानी खत्म हो जाती है। इन सारी बातों को अच्छे से याद रखने की आपको जरूरत है। नेक्स्ट आता है फोटोसेल। फोटोसेल क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब लाइट एनर्जी इसके ऊपर डालोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देगा। फोटो करंट प्रोड्यूस इज ऑफर्ड इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। मतलब यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो माइक्रो एम्पियर का होता है। इन अ गैस फिल्ड फोटोसेल करंट इज इंक्रीज ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस। अगर फोटोसेल के अंदर गैस भरी हुई है तो उसका फोटो करंट बढ़ जाता है क्योंकि गैस भी आयनाइज होने लगती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक आई, इसे इलेक्ट्रॉनिक आई भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। लाइट मेजरिंग डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये जो फोटो सेल होते हैं, जैसे आपने कई बार नोटिस करा होगा, वो नहीं ऐसे दरवाजे होते हैं जिनके सामने आप जाओ तो अपने आप खुल जाते हैं, तो वहां पर भी फोटो सेल का ही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेव नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है अगर इसके बारे में बात करी जाए तो। डी ब्रॉगली ने बताया था कि दरअसल में हर मैटर जिसके पास पी मोमेंटम है तो उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा, जिसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। मोमेंटम को आप mv भी लिख सकते हो, और आप मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी लाना चाहते हो तो फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन √2km। k है उस मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी और m है उसका मास। कह रहा है इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ पोटेंशियल v। अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, उसे आपने पोटेंशियल दिया v और उसका चार्ज है q, तो उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा, h अपॉन √2m इंटू qv। m मास ऑफ पार्टिकल है, q उसका चार्ज और v उसकी वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू आती है 1.227 अपॉन √v, ये याद रख सकते हो। प्रोटॉन के लिए इतनी आएगी, अल्फा पार्टिकल इतनी आएगी। इससे रेशियो निकालने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कई बार अगर पूछ लिया गया, अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखना, मास q चार्ज के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो दरअसल में -e के बराबर होता है, प्रोटॉन पे +e, अल्फा पार्टिकल पे 2e के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये नहीं बता सकते कि एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन लाइक बहुत छोटा है, उसका एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वहां पर कुछ ना कुछ हमेशा एरर आएगी, जिसे हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट रहेगा h अपॉन 2 पाई के बराबर। केमिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन फिजिक्स में अगर आपको एक्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो आप h अपॉन 2 पाई ले सकते हो। डेल्टा पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है और डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को आप m इंटू वी से रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि मोमेंटम है। नेक्स्ट अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है, विच इज एटम। अब एटम के बारे में सबसे पहली चीज तो आती है एटॉमिक मॉडल। हमारे पास जो हम क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर मॉडल पढ़ते हैं वो 3 टाइप के हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था कि एक एटम एक स्फीयर की तरह होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का एटम बना हुआ है और नेगेटिव चार्ज छोटे छोटे क्या नाम है पार्टिकल्स के फॉर्म में एमिटेड है, बिल्कुल तरबूजे की तरह, मानो वाटरमेलन की तरह। जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो दरअसल में एटम का पॉजिटिव पार्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, उन्हें आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, मतलब उन्हें आप उन बीजों को, उन सीड्स को आप मान सकते हो इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद हमें पता चल गया था कि यार जो थॉमसन का मॉडल है वो गलत है, और ये स्टैब्लिश भी किसने करा था, उन्हीं के स्टूडेंट ने, रदरफोर्ड ने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। उन्होंने क्या करा था, क्या नाम है, एक गोल्ड की शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया था और इनके डेविएशन को मेजर करके ये कंफर्म कर लिया था कि दरअसल में जो थॉमसन ने बात बोली है वो गलत है। जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसके कंक्लूजन ये निकले थे कि सिर्फ 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1%, और 1 इन ऑल 8000 डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। इससे पता चला था जो न्यूक्लियस का साइज है वो दरअसल में 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14 के 10 टू द पावर माइनस 15 से 10 टू द पावर माइनस 14 के ऑर्डर का है। नेक्स्ट हमें पता चला था लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली डेविएटेड। जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा अल्फा पार्टिकल उतना अनडेविएटेड रहेगा। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन, अगर एटम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल एकदम सामने टकरा गया तो ये बाउंस बैक कर जाता है, बिल्कुल वापस आ जाता है। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल भी बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि यार एटम का जो भी मास है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसे बोलेंगे न्यूक्लियस, जो कि 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर के ऑर्डर का है। और इसी के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिल जाता है। लेकिन इस रदरफोर्ड मॉडल के दो ड्रॉबैक थे बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसी मॉडल को और सुधारा था बोर ने। तो बोर ने क्लासिकल मॉडल को और क्वांटम कॉन्सेप्ट को मर्ज करके कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसकी हेल्प से उन्होंने एटम के एक नए मॉडल को प्रपोज करा था। उन्होंने बोला था कि एक, मतलब बोर के ये पोस्टुलेट्स हैं, कई बार ये पूछे जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात बोली थी यार जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर सकता है सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मेटल एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी कोई भी एनर्जी लूज नहीं करेगा, और अगर एनर्जी लूज नहीं करेगा तो एटम स्टेबल हो जाएगा। और यही बात कौन नहीं बता पा रहे थे, रदरफोर्ड नहीं बता पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि यार एटम में न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट स्पेस अवेलेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चलेगा उसकी ऑर्बिट कौन सी है। तो इसका जो उन्होंने बहुत ही सिंपल जवाब दिया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो mvr nh अपॉन 2 पाई के बराबर अगर आ रहा है और n अगर इंटीजर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर 1 आएगी तो इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है, n की वैल्यू अगर 2 आएगी तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, n की वैल्यू अगर 3 आएगी तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। लेकिन हर अलग अलग ऑर्बिट के लिए रेडियस और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की लगातार बदलती रहेगी, मास भले ही ना बदले। h अपॉन 2 पाई यहां पर एक कांस्टेंट है, h को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रख लेना 6.67 into 10 to the power minus 34। आगे कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कभी भी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो उसे एक स्पेसिफाई, ठीक है, उससे एक लोअर एनर्जी से अगर हायर ऑर्बिट में जंप करेगा, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ द स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटरी ऑर्बिट टू अनदर लोअर एनर्जी ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो दरअसल में वो रेडिएट करेगा एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्वल टू फाइनल एंड इनिशियल ऑर्बिट। पता नहीं क्या बात लिखी है, सिंपल सी भाषा में बता देता हूं मैं आपको। वो ये बोल रहे हैं, थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने ये बात बोली है
अगर इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो इन दोनों ऑर्बिट की अपनी कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो फोटोन के फॉर्म में एक एनर्जी रेडिएट करेगा, और इस फोटोन की जो एनर्जी आएगी ये इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आएगी। बस इतनी सी बात बोली। अब अगर हमें ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला निकालने का तरीका पता चल जाए, या ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकलेगी ये पता चल जाए, तो फोटोन कितना एमिट होगा उसकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दरअसल में हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बोर ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए। सबसे पहले समझ लेते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होती है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है मेरे बच्चे जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कि लिथियम 2+ आयन, जैसे कि हीलियम प्लस आयन, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन अलग अलग हो सकते हैं, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होगा, लिथियम में 3 और हीलियम में 2, यानी इनका Z अलग अलग आएगा, Z1 आएगा, Z3 आएगा, Z2 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक हो, भले चाहे प्रोटॉन्स कितने भी अवेलेबल हो, न्यूट्रॉन्स कितने भी अवेलेबल हो। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए अगर हम nth ऑर्बिट की रेडियस निकालें तो nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला जो हमारे लिए मेन फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, जो हमें काम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, 0.529 n²/z, जहां पर n ऑर्बिट नंबर है, z एटॉमिक नंबर है। और नोटिस करो जो nth ऑर्बिट है वो n²/z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड आएगी, स्पीड का फॉर्मूला ये आ जाएगा c/137 × z/n, जहां पर c है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और vn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z/n के। यहां नोटिस करना n²/z है, z डिनोमिनेटर में, n² न्यूमरेटर में, लेकिन वेलोसिटी के लिए z ऊपर और n नीचे है। एनर्जी अगर निकाले nth ऑर्बिट की तो ये आ जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 z²/n², हमें एनर्जी चाहिए थी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में चाहिए तो 2.18 × 10⁻18 z²/n² आएगा। और एनर्जी जो है नोटिस करो z² और n² दोनों के स्क्वायर के, z² और z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारे रिलेशन आपके लिए बहुत काम के हैं, बहुत क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड ऑर्बिट के नंबर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और z² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं आपको। नेक्स्ट बात आ जाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। अभी हमने डिस्कस करा किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एक फोटोन एमिट करता है। इन्हीं फोटॉन्स को स्क्रीन पर अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो जैसे प्रिज्म से हमें एक विबग्योर का पैटर्न देखने को मिलता है, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ऐसे यहां पर भी हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। और ये स्पेक्ट्रम क्योंकि हाइड्रोजन या उसके जैसी स्पीशीज का मिला है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल देंगे हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आकर गिर रहा है तो हमें जो पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न को ढूंढना था लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस पूरे अलग अलग वेवलेंथ के कलेक्शन को हम बोल देते हैं लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज में किसी भी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आएगा, मतलब यहां पर किस वेवलेंथ के हमें फोटोन मिलेंगे तो उनका फॉर्मूला चलेगा 1/λ = r, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में 1/1² - 1/n², जहां पर n कोई भी हायर ऑर्बिट होगी 1 के कंपैरिजन में, सही 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन आखिर में कहां पर आकर गिरेगा, ये बात याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट में। और लाइमन सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ आएंगी वो सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाई करती हैं। फिर हमारे पास आती है बामर सीरीज। तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जब भी आकर गिरेगा हमेशा सेकंड ऑर्बिट में आकर गिरेगा। तो इसके लिए जितनी भी वेवलेंथ आएंगी उसका फॉर्मूला आएगा r 1/2² - 1/n², जहां पर n2 2 से ज्यादा कोई भी इंटीजर होगा, 3 4 5। तो याद रखना बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आखिर में कहां पर आकर गिरेगा, सेकंड ऑर्बिट में। और बामर सीरीज में जितने भी हमें फोटॉन्स मिलेंगे वो सब विजिबल रीजन के होते हैं। पास्चन में इलेक्ट्रॉन आखिर में गिरेगा थर्ड ऑर्बिट में, ये इंफ्रारेड रीजन में होता है। ब्रैकेट में आखिरी में इलेक्ट्रॉन गिरेगा फोर्थ ऑर्बिट में। इसके लिए n की वैल्यू 4 से ज्यादा आएगी, 5 6 7 कोई भी इंटीजर आ सकता है, ये भी इंफ्रारेड है। फुंड सीरीज में n की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन लास्ट में गिरेगा फिफ्थ ऑर्डर में, n की वैल्यू 5 से बड़ा कोई भी इंटीजर हो सकती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जो बार बार r आ रहा है, ये r क्या है, r है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आएगी 1.03 × 10⁻7 पर मीटर। ये बोर मॉडल के अकॉर्डिंग है। और आप या फिर ये वैल्यू याद रख सकते हो 1.097 × 10⁻7 पर मीटर, ये बामर का एम्पिरिकल फॉर्मूला था। दोनों काफी पास थे, काफी काम के थे। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, इसमें लाइमन बामर सीरीज याद रखना, खासतौर पे बामर सीरीज लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन लास्ट में कौन सी ऑर्बिट में गिरेगा, बामर में सेकंड ऑर्बिट में, लाइमन में फर्स्ट ऑर्बिट में, और गिरेगा किसी हायर ऑर्बिट से। वेवलेंथ ऑफ फोटोन कितनी निकलेगी, इतनी। वेवलेंथ ऑफ फोटोन तो इतनी निकल आई,
एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी? तो यार एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगा देना hc बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा को यहां पर वेव नंबर भी बोलते हैं, तो अगर उन्होंने वेव नंबर पूछ लिया तो सीधे 1 बाय लैम्डा आप निकाल देना। फिर नेक्स्ट आ जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रॉय मतलब देखो हमें पता है कि यार इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर रिवॉल्व करेगा तो दरअसल में वो वेव के फॉर्म में करेगा। हर पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो डी ब्रॉय ने एक्सप्लेन करा सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल बाय अज्यूमिंग एन इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर। उसने सरकमफ्रेंस निकाली ऑर्बिट की। द सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में वेव के फॉर्म में ट्रैवल करना है तो उसे अपनी वेव पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरी सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर एन वो एन लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। अब यहां से अगर हम लोग दोनों मतलब इसको सॉल्व करें तो एम वी आर एन एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर आ जाता है, जिससे प्रूफ हो गया कि बोर का जो पोस्टुलेट था वो बिल्कुल सही था। और ये कॉन्सेप्ट मतलब ये समझा दे रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एटम के अंदर। और नोटिस करना वेव का वेवलेंथ का एन मल्टीपल 2 पाई आर एन के बराबर आता है। यहां पर एटम चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे न्यूक्लियाई टॉपिक। अब न्यूक्लियाई टॉपिक में न्यूक्लियस के बारे में हमें बात करनी है, एटम के बारे में बात कर ली, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर ली, न्यूक्लियस की कहानी क्या है। तो 1932 में जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा एमिशन ऑफ न्यूट्रल रेडिएशन व्हेन बेरिलियम न्यूक्लियाई वाज बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम को जब अल्फा पार्टिकल के साथ हमने बॉम्बार्ड कराया तो एक तरह का न्यूट्रल रेडिएशन निकला। अब ये न्यूट्रल रेडिएशन जब उन्होंने एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करा तो उन्होंने ये नोटिस करा ये एक नए टाइप का पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल, और उन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। और यूनिवर्स में जितने भी न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनके मासेस अलग अलग होते हैं तो उसी न्यूट्रॉन की वजह से अलग होते हैं। और अगर एटॉमिक नंबर सेम है मास नंबर अलग अलग है तो इन सबको बोला जाएगा आइसोटोप। ठीक है, जैसे आपको पता है कार्बन का मास नंबर एक बार 12 हो सकता है, एक बार 13, एक बार 14, लेकिन इन सबके एटॉमिक नंबर कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। तो ये सब आइसोटोप है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, इसमें अलग है, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। तो न्यूट्रॉन्स की वजह से आइसोटोप आते हैं, न्यूट्रॉन्स के अलग होने की वजह से। ऑल न्यूक्लियाइड विद सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। अगर मास नंबर सेम है तो उन्हें बोलेंगे आइसोबार्स, लेकिन ये आइसोबार्स हमेशा अलग अलग एटम के होंगे, आइसोटोप हमेशा सेम एटम के होंगे। न्यूक्लियाइड्स का मतलब है जिस न्यूक्लियस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस एटम के न्यूक्लियस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। न्यूक्लियाइड्स विद सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर न्यूट्रॉन सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है उन्हें बोलते हैं आइसोटोन्स। और एटॉमिक मास का अगर हम फॉर्मूला निकाले तो एटॉमिक मास नंबर ए दरअसल में एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर आता है। ए है मास नंबर, जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर आता है। इसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस के साइज के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाले न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर कि यार जो न्यूक्लियस की रेडियस है उसका उसके मास के साथ एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन कुछ ऐसा है R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। अगर तुम्हें एक एटम का न्यूक्लियस का मास पता है तो तुम उसकी लगभग लगभग रेडियस निकाल सकते हो क्योंकि आर नॉट यहाँ पर एक कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15। तो ये उसका मास नंबर है। बाकी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर हमें निकालनी है तो वो आती है लगभग लगभग 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। यानी अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब का न्यूक्लियस है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17। इतना मास उसके अंदर होगा। मतलब मरकरी और मतलब आयरन और स्टील से भी कई हजारों लाखों गुना। अब नेक्स्ट आ जाता है रेडियो एक्टिव डिके। दरअसल में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें इतने सारे न्यूट्रॉन होते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो स्ट्रेंथ है वो इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता कि न्यूक्लियस स्टेबल रह पाए, तो अपने आप वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई में। इस फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। अब रेडियो एक्टिव डिके जब भी होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की वजह से जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आता है उसका फॉर्मूला आता है dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा n इज इक्वल टू एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से अगर रिलेशन निकालोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log n नॉट अपॉन n आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम काम क्या करेंगे? अगर मान लो आपको रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट होने से पहले न्यूक्लियस का अमाउंट पता है, टी टाइम के बाद आप निकालना चाहते हो कितना अमाउंट बचेगा, तो इस फॉर्मूले से आप उसे निकाल सकते हो। लैम्डा डिके कांस्टेंट होता है। अब हाफ लाइफ अगर आपको निकालना है यानी कितने टाइम के बाद हमारा पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी क्वांटिटी का आधा हो जाएगा, तो सीधे फॉर्मूला चलेगा नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, जहां पर लैम्डा डिके कांस्टेंट है
और या नेचुरल लॉग 2 की जगह आप लिख सकते हो 0.693। मीन लाइफ अगर निकाले जैसे टाउ बोलते हैं तो ये 1/लैम्डा के बराबर होगा, जो कि 1.44 टी हाफ के बराबर होता है। अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में अब आपको बताया गया है जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा मास नंबर 4 से। जैसे मान लो एक्स हमारे पास एक न्यूक्लियस है, या एक्स हमारे पास एक एटम है जिसका मास नंबर है ए और एटॉमिक नंबर है जेड। अगर इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो अब एक नया एटम बन जाएगा। इस नए एटम का मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से। और क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं यहां पर एक नया दरअसल में एटम बन जाएगा और साथ में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी की वैल्यू अगर तुम निकालना चाहते हो तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो दरअसल में आइंस्टीन की बहुत फेमस इक्वेशन उससे निकलेगा। एम की जगह आप क्या रखोगे, एक्स का जो मास है, वाई का जो मास है, माइनस हीलियम का जो मास है। एक्स के मास में से वाई और हीलियम का मास माइनस कर दोगे तो आपको मास कितना डिस्ट्रॉय होगा वो पता चल जाएगा। सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे टोटल एनर्जी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बीटा डिके की, यानी अगर एक न्यूक्लियस के अंदर से बीटा डिके हो रहा है, 3 टाइप का डिके होता है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा में हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल में हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है। जिस भी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलेगा मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी। बीटा डिके के बारे में अगर बात करें तो बीटा डिके 2 टाइप का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। अगर बीटा माइनस डिके हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। एनर्जी जो निकलेगी उसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू सी स्क्वायर। बीटा प्लस डिके में क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है। याद रखना बीटा माइनस में जो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, यानी पीरियोडिक टेबल में y की प्लेस x से 1 आगे होगी, लेकिन बीटा प्लस अगर डिके हुआ तो y की प्लेस 1 प्लेस पीछे होगी। और यहां पर ये जो न्यू देख रहे हो ये न्यूट्रिनो है। जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ऐसे न्यूट्रिनो भी यहां पर पार्टिकल्स होते हैं। और यहां पर जो एनर्जी निकलेगी वो होगा मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला चलेगा यहां पर। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके के सारे फॉर्मुले होते हैं। ये फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ये फॉर्मुला याद रखना। कार्बन डेटिंग भी इसी टेक्निक पर काम करती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस में लगने वाले फोर्स के बारे में यहाँ पर बात अपने को करनी है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो इनसाइड द न्यूक्लियस बहुत ही लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं न्यूक्लियॉन्स को बांधने के लिए। न्यूक्लियॉन्स किन्हें बोला जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऑल टुगेदर हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं मतलब इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए या रोकने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इस न्यूक्लियस को टुगेदर होल्ड करके रखेगा। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स है। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के न्यूक्लियर फोर्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियर फोर्स के बराबर होता है। ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसलिए चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं होता। बहुत ही शॉर्ट रेंज के हैं, पास पास के पार्टिकल्स पे लगेगा, दूर वाले पार्टिकल्स पे नहीं लगेगा। इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, यानी एक लिमिट तक ही अपने आसपास के पार्टिकल्स पर ये लगाएगा, उसके आगे ये फोर्स लगाना बंद कर देगा। फॉर अ डिस्टेंस r लेस देन इक्वल टू 0.8 fm इट इज रिपल्सिव फोर्स। अगर इससे कम डिस्टेंस पर पार्टिकल आ गए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। ये न्यूक्लियर फोर्स का आइडिया है। फिर न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, तो यहां पर न्यूक्लियर फिजन में आपको बताया गया है कि अगर हमारे पास एक बहुत ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, अगर ये बहुत ही हैवी न्यूक्लियस को स्ट्राइक करे तो ये दो इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और इस फिनोमेना को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। सिंपल सी भाषा में अगर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है उस पर न्यूट्रॉन मारो, अगर वो फट के दो हिस्सों में टूट जाए तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जैसे कि यूरेनियम पे न्यूट्रॉन को अगर आपने हिट कराया तो ये बेरिलियम और क्रोमियम मतलब Kr में क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है इन द फिजन ऑफ सिंगल यूरेनियम इन ऑर्डर टू द 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक यूरेनियम से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये अनकंट्रोल चेंज ऑफ रिएक्शन होती है और ये एटम बॉम्ब के अंदर अनकंट्रोल रहती है। कंट्रोल चेन रिएक्शन दरअसल में अगर यही प्रोसेस करोगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर बना देगी, अनकंट्रोल एटम बॉम्ब बना देगी। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम या पोलोनियम यूज करा जाता है एज अ फ्यूल। इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, बॉम्बार्ड कराते हैं न्यूट्रॉन से ताकि इसके एटम डिसइंटीग्रेट और बहुत सारी एनर्जी निकले, जिस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर ग्रेफाइट को और बेरिलियम को यूज करा जाता है एज मॉडरेटर। ये रिएक्शन को स्लो डाउन करने में हेल्प करती है क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल रॉड्स। रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल रॉड से रिएक्ट रोकी जाती है, जो कि दरअसल में या तो कैडमियम की बनी होती है या बोरॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेरे बच्चे
एयर, आइस कोल्ड वाटर, मोल्टन सोडियम और CO2 आर यूज्ड एज कूलेंट। कूलेंट के लिए इन सब में से किसी एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये था फिजन, फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना। तो इस मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? इट इज द फिनोमेना इन विच टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर। दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो जाती है और सिंगल एक न्यूक्लियस बना देता है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जितने भी स्टार्स वगैरह होते हैं उनमें न्यूक्लियर फिजन ही हो रहा है। जैसे हमारा जो सन है उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जुड़कर दरअसल में ड्यूटेरियम बनाते हैं, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम जुड़कर हीलियम बना लेते हैं, और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम जुड़कर या तो ट्राइटियम बना लेंगे और हाइड्रोजन बना लेंगे। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है। तो यहां पर सारा न्यूक्लियस का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास मेरे बच्चे सेमीकंडक्टर टॉपिक। सेमीकंडक्टर के बारे में अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर में यहां पर क्या क्या बातें अपने को समझनी है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कम एनर्जी देने पर भी ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन जोन में चले जाते हैं और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर दो बहुत ही मेजर टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्या याद रखना है? ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। दे कैरी द चार्ज कैरियर्स आर थर्मली जनरेटेड, थर्मली जनरेटेड होते हैं यहाँ पे चार्ज कैरियर। 0 केल्विन पर ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और यहाँ पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं Ni के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी को इंप्योरिटी डालकर इंक्रीज करा जाता है और इस इंप्योरिटी डालने के प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे एथलीट डोपिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं बाहर से इस तरह के क्या नाम है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी एनहांसमेंट, उनकी एनर्जी वगैरह को बढ़ाते हैं, उनके स्टैमिना को बढ़ाते हैं। ऐसे ही सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम बाहर से अलग अलग मेटालिक अलग अलग इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग करना। अब डोपिंग के हिसाब से दो टाइप के सेमीकंडक्टर हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप को मतलब पॉजिटिव टाइप भी बोलते हो। इसमें हम लोग ट्राइवेलेंट एटम की हेल्प से डोपिंग करेंगे और एन टाइप में पेंटावेलेंट एटम की हेल्प से हम डोपिंग करेंगे। नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दरअसल में 14th ग्रुप के होते हैं, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पी टाइप में आप 3 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन डोप करोगे और पेंटावेलेंट मतलब एन टाइप के लिए 5 टाइप वाले करोगे। इनमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा होंगे। और लॉ ऑफ मास एक्शन यहां पर अगर लगेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो Ni के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला कई बार काम आता है, यूज करना। अब इन सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके हम जंक्शंस बना सकते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड बहुत ही पॉपुलर डायोड है जिसका हमें इस्तेमाल करना है इस टॉपिक के अंदर। तो जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज करा जाता है तो पीएन जंक्शन बनता है। इस जंक्शन में एक डिप्लीशन लेयर बनती है और ये डिप्लीशन लेयर थिक होने लगती है, थिकनेस और डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होने लगती है अगर आप डोपिंग को बढ़ाते हो या फॉरवर्ड बाइजिंग करते हो। अब ये फॉरवर्ड बाइजिंग क्या है अगर बात करें तो अगर हमने एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, पीएन जंक्शन डायोड में एक साइड पर पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक साइड पर एन टाइप। पी टाइप पर डोमिनेट कौन करते हैं? हमारे होल्स। इनको आप ऐसे ऐसे सर्किल से शो कर सकते हो। और एन टाइप पर हमारे डोमिनेटर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का इस तरह से आपस में डिफ्यूजन होता रहता है और बीच में डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और यहां पर बन जाती है डिप्लीशन लेयर। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप डोपिंग बढ़ा दोगे, यानी यहां पर होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इधर, तो ये डिप्लीशन लेयर छोटी होगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा दरअसल में डिफ्यूजन होगा तो ये डिप्लीशन लेयर छोटी होगी। या अगर आप फॉरवर्ड बाइजिंग करोगे, फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब है बाहर से अगर आप इसमें बैटरी लगा दोगे और बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप की तरफ रखोगे और बैटरी का नेगेटिव एन टाइप की तरफ रखोगे तो भी ये डिप्लीशन लेयर घट जाएगी, क्योंकि बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी। बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी मेरे बच्चे। ये इस तरह की चीजें यहां पर काम आएंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है वाली चीज आप लोगों को पकड़ में आई है। नेक्स्ट अगर बात करें मेरे बच्चे यहां पर फटाफट, तो फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है? फॉरवर्ड बाइजिंग मैंने आपको बताया कि बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप से आप कनेक्ट करते हो और बैटरी का नेगेटिव एन टाइप से कनेक्ट करते हो। फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज हो जाती है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जंक्शन पे बहुत ही लो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और आसानी से करंट फ्लो होने लगता है इन ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। एक होता है रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में क्या करोगे? उल्टा करोगे।
निगेटिव को पी साइड से कनेक्ट कर दोगे और पॉजिटिव को एन साइड से कनेक्ट कर दोगे, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी। जो इफेक्टिव बैरियर है पोटेंशियल का वो इंक्रीज हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस हमें जंक्शन पर मिलेगा, करंट बहुत ही कम फ्लो होगा, ऑलमोस्ट माइक्रो एम्पियर का। और अगर हम रिवर्स बाइजिंग में वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं तो ब्रेकडाउन होने के चांस होते हैं, मतलब ये पूरी डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लगेंगे और करंट बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगा। तो ये दो टाइप की बाइजिंग होती है, इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड के सिंबल के बारे में बात करें तो सिंबल कुछ इस तरह का रहेगा, ट्रायंगल के आगे हम एक लाइन बना देंगे। ट्रायंगल हमेशा पी साइड को डिनोट करेगा और लाइन हमेशा एन साइड को डिनोट करेगी। अब अगर इसके हम लोग वी और आई के ग्राफ को बनाकर देखें तो फॉरवर्ड बाइजिंग में जो ग्राफ है वो दरअसल में इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेगा और अचानक से बढ़ जाएगा। जिस वोल्टेज के बाद ये अचानक से बढ़ा इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, क्योंकि देखो ये घुटने की तरह दिख रहा है। और यहां पर रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग में जो करंट है बहुत ही कम चलेगा, माइक्रो एम्पियर का, लेकिन जहां पर ब्रेकडाउन होगा, जहां पर ये डिप्लीशन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहां पर अचानक से करंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और जिस वोल्टेज पे करंट अचानक से बढ़ेगा इसे बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ग्राफ आपको पहचानना आना चाहिए, इसे हम लोगों ने इलेक्ट्रो करंट स्टडी में भी देखा था, मैंने कहा था इसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी आइडिया याद रखना, ये फॉरवर्ड बाइजिंग है, ये रिवर्स बाइजिंग है। आपको मैंने कहा था वहां पर शायद मिस हो रहा होगा, तो फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग आप लोगों को मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी अब कि फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है। डायोड में अगर हम लोगों ने बैटरी का पॉजिटिव पी से कनेक्ट करा और नेगेटिव एन से, तो फॉरवर्ड बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में उल्टा कर दोगे, आप पी से कनेक्ट करोगे नेगेटिव और एन से कनेक्ट करोगे पॉजिटिव, ठीक है। और इन वोल्टेजेस को आप बढ़ाते और घटाते भी रह सकते हो, तो वी और आई के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। फिर अब डायोड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। कैसे काम आता है, जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर है, हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट सप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से करंट पास होने लगेगा। अब अगर मान लो हम प्राइमरी कॉइल में पास कर रहे एसी और हम सेकेंडरी कॉइल से जो क्या नाम है, सेकेंडरी कॉइल में भी एसी जनरेट होगी, लेकिन उस एसी को अगर हम डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बस एक काम करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में हम एक जगह लगा देंगे डायोड। अब इससे फायदा क्या होगा सुनना, जैसे मान लो प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ऊपर प्लस और नीचे माइनस ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ये बैटरी का प्लस पी से कनेक्टेड है, तो अभी ये फॉरवर्ड बाइजिंग में चल रहा है, तो ये डायोड अपने अंदर से करंट फ्लो होने देगा। लेकिन जैसे ही यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा, तो जहां प्लस माइनस हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में, वो भी अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर यहां नेगेटिव आ गया तो अब पी से नेगेटिव अगर कनेक्ट है तो रिवर्स बाइजिंग में आ गया, और रिवर्स बाइजिंग में डायोड से करंट फ्लो नहीं होगा। तो यानी इस प्राइमरी कॉइल से हम जो एसी पास कर रहे हैं, इसकी आधी साइकिल में तो सेकेंडरी कॉइल में से करंट पास होगा डायोड की वजह से, बट आधी साइकिल में करंट पास नहीं होगा। फिर जब आधी साइकिल आएगी तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर फॉरवर्ड बाइजिंग होगी, फिर करंट आएगा, फिर अगली आधी साइकिल में करंट नहीं आएगा। तो इस तरह से ऑल्टरनेट करंट हमें मिलेगा और ऑल्टरनेट करंट डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। और करंट अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम इसे बोल देंगे डायरेक्ट करंट। तो देखो यहां पर हमने क्या करा, क्या नाम है, इनपुट हमने एसी करी प्राइमरी कॉइल में, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ब्रेक होते हुए तो मिलेगा, जो नेगेटिव हमें वैल्यूज मिल रही थी या अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही थी वो गायब हो जाएंगी। रिवर्स बाइजिंग में ये डायोड करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो यहां पर हम बोलेंगे इस डायोड ने काम करा है एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरी में से बस ये आधी वेव को पास होने दे रहा है, आधी को नहीं। लेकिन आप चाहो तो इसे फुल वेव रेक्टिफायर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस यहां पर क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल में दो डायोड लगाने पड़ेंगे। पहला डायोड पहली आधी साइकिल में करंट जाने देगा और दूसरा डायोड दूसरी आधी साइकिल में करंट को जाने देगा, तो पूरा का पूरा हमें डायरेक्ट करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर की तरह अगर आपको डायोड इस्तेमाल करने तो सेकेंडरी कॉइल में दोनों आर्म्स में दो अलग अलग डायोड आप लगा देना। फिर अगला आ जाता है जीना डायोड। जीना डायोड क्या होते हैं मेरे भाई, तो जीना डायोड इज हाईली ऑर्डर रिवर्स डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, मतलब इनमें डोपिंग बहुत ज्यादा, अगर डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा कर दो तो ये जीना डायोड हम लोग इन्हें बोलने लगते हैं। इट इज ऑपरेटेड एज रेगुलेटर व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बाइजिंग। अगर जीना डायोड को रिवर्स बाइजिंग में लगाओगे तो ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। दरअसल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हमारे घरों में ऐसे होते हैं जो बहुत हाई वोल्टेज पर नहीं चल पाते, अगर उन्हें अचानक से हाई वोल्टेज मिल जाए तो खराब हो सकते हैं। तो इन वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल रखने के लिए और उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उसमें जीना डायोड लगा देते हैं ताकि वोल्टेज को वो रेगुलेट कर सके। अब इसमें जो हमें एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है, जो आउटपुट वोल्टेज है उसे हम फिक्स रखेंगे
जो कि जीनर वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, मतलब यहां पर वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है, और आप सॉरी ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, हम इसको क्या करेंगे, जीनर डायोड को रिवर्स बाइजिंग में कनेक्ट कर देंगे लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में। तो अब जीनर डायोड अपने अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल जाने देगा जितना ये लोड रेजिस्टेंस झेल सकता है, बाकी सब ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से यहां पर ये हमारा जीनर डायोड क्या नाम है, रिवर्स बाइजिंग में एज वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आते हैं इस चैप्टर के अंदर। जैसे एक हमारे पास आता है लाइट एमिटिंग डायोड, एक आता है फोटो डायोड, और एक आता है सोलर सेल। अब लाइट एमिटिंग डायोड क्या होते हैं, एलईडी जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये जनरली तब काम करते हैं अगर फॉरवर्ड बाइजिंग हो। ये यूज करे जाते हैं, इट इज यूज टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम आता है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज सेम एज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही दिखता है, मतलब जैसे हमने ऐसा देखा था, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है लाइट एमिटिंग डायोड का ग्राफ। जो ईजी होता है शुड बी इन द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में बात है। फोटो डायोड क्या होता है, इट इज जनरली ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइजिंग। इंपॉर्टेंट बात, लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में काम करता है, फोटो डायोड रिवर्स बाइजिंग में काम करते हैं। इट इज यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम आता है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, इस तरह से रिवर्स बाइज में। रिवर्स करंट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग सिग्नल। जितना ज्यादा लाइट के सिग्नल बढ़ेगा, रिवर्स करंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सोलर सेल क्या होते हैं जो हम आजकल देख रहे हैं, तो इट इज यूज इन अनबायस कंडीशन। ये किसी भी मतलब अनबायस कंडीशन में लेते हो, ना तो फॉरवर्ड ना रिवर्स। इट जनरेट्स ईएमएफ फ्रॉम सोलर रेडिएशन, सोलर से जो रेडिएशन आता है उससे ईएमएफ इंड्यूस करता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेमीकंडक्टर विद ईजी, यानी जो हमारा बैंड गैप होता है वो दरअसल में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब ये सब इनके अलग अलग फिगर दे रखे हैं, इन्हें आप याद रखना। ये दरअसल में क्या नाम है, फोटो डायोड का है। इसका जो ग्राफ है फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, और ये हमारा लाइट एमिटिंग डायोड है, इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये ग्राफ याद रखना, पूछ ले जाए तो आप आराम से बना लेना। यहाँ पर सारी थ्योरी खत्म हो जाती है मेरे बच्चे। हर वो पॉइंट, हर वो टॉपिक हम लोगों ने टच कर लिया है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इतनी शॉर्ट में बताने का मेन पर्पज है कि आप रिलेवेंट चीजें याद रखो। देखो, पूरे एक साल की फिजिक्स को या 10 महीने की फिजिक्स को एक दिन के अंदर हम कवर नहीं करते। कवर करने का मेन मोटिव है सारे की पॉइंट्स हमारे दिमाग में याद, हमें रिकॉल हो जाएं। अब मैं कोशिश करूंगा कि यार अगर डेरिवेशन वाला वीडियो हो पाया तो डेरिवेशन वाला वीडियो भी मैं आपको दे दूं, ताकि आप डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे अच्छे से याद रख पाओ, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और जमकर आप पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। इंपॉर्टेंट बात है, एक्टिव रिकॉलिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब है आप जो पढ़ते जा रहे हो एक बार रफली चेक कर लो कि तुम्हें रिकॉल, मतलब तुम उसे रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। अगर तुम उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, यानी बस तुमने वो चीज सुन ली है, वो तुम्हें याद नहीं हुई है, और जब तक याद नहीं होगी तब तक आप एग्जाम में कुछ भी ऊल जुलूल अनाप शनाप ही लिख कर आओगे। अगर दिमाग में कोई फनी सा मीम, कोई फालतू की रील घूम रही है, ठीक है, अगर मजे ही मजे घूम रहे हैं या कोई और रील घूम रही है, आई डोंट नो आजकल कौन सी पॉपुलर चल रही है, अभी क्लिक नहीं कर रहा मेरे दिमाग में, तो अगर सिर्फ वही चलता रहेगा तो वही हो सकता है वही आपके दिमाग में बार बार बचता रहे वहां पर। ऐसा होता है, मतलब ये भी साला अपने आप में एक मीम है, ये भी अपने आप में एक रील है कि तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे और साला जो तुमने फालतू का गाना सुना हुआ है, जो फालतू की चीज तुमने देखी हुई है, वही दिमाग में बार बार रिकॉल होती रहेगी, आए बैगन यही सब आता रहेगा। इसीलिए एक्टिव रिकॉलिंग करके माइंड में सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भर के लेके जाने और रेलेवेंट लेके जाने हैं, ताकि अगर डायोड पूछा जाए तो आप डायोड की कहानी लिख कर आओ, उसी का ग्राफ बना कर आओ, कोई भी आलतू फालतू चीज ना करके आओ, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी आज नहीं रखते हैं, आपके एग्जाम के लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जम के प्रिपरेशन करके आना और फोड़ के आना एग्जाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।